नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए एक और जहां चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा यह काम केवल बीजेपी का है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग चुनाव प्रचार के लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति हमेशा कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए करते आई है, उसको जानती है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड के लोग मतदान करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको जो है प्रचार के लिए बुला रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। ये उनका दल का मामला है। जहाँ तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद हैं, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिससे जो है भाजपा के पीठ में दर्द हो रहा है? भाई, क्या वोट मांगना गुनाह है? और मैं अगर कहूँ तो मेरी भी जानकारी है, भाजपा के लोग भी गए मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास कि हमको वोट दीजिए। और चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल पैनल जुड़ेगा मेहमानों का, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंदर कुमार, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही शीशपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंदर जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, नगर निकाय का चुनाव है उत्तराखंड में और ग्रास रूट लेवल का चुनाव इसको कहा जाता है। स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में बढ़ चढ़कर उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये हाल ही में जो पूरा मुद्दा हुआ है उससे आपको ये नहीं लगता कि ये जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों का नहीं बल्कि तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति बनकर रह गया है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करने में चैंपियन रही है, ये उसी का एक छोटा झलक भर है जो निकाय चुनावों में भी ये जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज के बाद हमारे मुस्लिम भाइयों के जो है पास खड़े होके, वहीं मस्जिद के बाहर खड़े होके और उनसे जो है हाथ जोड़ के वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। उनको एक तरीके से दिखा रहे हैं कि अगर भाजपा आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, अगर भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा। ये कभी भी किसी भी तरीके से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या कोई भी अन्य धर्म हो, ये कभी भी सही तरीके से राजनीति को नहीं करते हैं। हमेशा एक डर की राजनीति, जैसे देखते हैं ना कभी कभी टीवी में प्रोडक्ट आता है कोई कि अगर आप इसे नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस वाले पेस्ट से नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारे वाले से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट को डरा के बेचने की जो पुरानी रणनीति होती है एक प्रोफेशनल लोगों की, उसी प्रकार से कांग्रेस ये काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि देखिए, किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण, और खास करके मैं मुस्लिम समुदाय के अपने भाइयों से कहूं, ये कभी भी आपका सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आपके बारे में, आपकी उन्नति के बारे में, आपकी तरक्की के बारे में, आपको दुनिया के साथ चलने के साथ, कंधे से कंधा मिलाने के साथ चलाने के कहीं से कहीं तक इनकी मंशा नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में एक डर का माहौल पैदा करते हैं
और उस डर के सहारे अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अब ये ऐसा नहीं होने वाला, और हो भी नहीं रहा है। देखिए, देश भर के परिणाम अगर आप देखेंगे, तो इनको इसका साथ ही साथ रिजल्ट भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये जरूर है कि इनकी मानसिकता जो है एक समुदाय को लेके उनके पक्ष में, और अन्य समुदाय के लोगों को, अन्य धर्म के लोगों को ये किसी भी प्रकार से नहीं मानते हैं कि इनका वोट मिले या ना मिले, हमारे तो अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का वोट हमें मिले। तो ठीक है भाई, अगर आप सोचते हो, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि ये कतई भी आपके विकास में, आपकी उन्नति में, आपकी लोगों के बीच में आपकी ब्रांडिंग को लेके कभी भी उस पर कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ आपको डराएंगे और आपका वोट लेंगे। ठीक है शीशपाल जी, रविंद्र जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार करके कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो वोट जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा सवाल रविंद्र जी से था, वही सेम सवाल मैं आपसे करूंगी। नगर निकाय का चुनाव है, तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी पर, कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर यहां पर बुलाया जा रहा है उत्तराखंड में। तो इस बात से कांग्रेस को आपत्ति है, कह रही है कि ध्रुवीकरण को बीजेपी प्रोत्साहन दे रही है। देखिए तीसा जी, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना 1 मिनट राजनीति नहीं कर सकती। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने आप ही के चैनल के माध्यम से अपील की कि मुस्लिम भाई सावधान रहें, कांग्रेस पार्टी जो है उनका तुष्टीकरण करती है और भारतीय जनता पार्टी उनका जो है विकास कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी अगर अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर के वोट मांगता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको भी मतदाता बनाया भाई। ये तो आप बोलिए कि वो इस देश में वोट नहीं दे सकते भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तब तो बात अलग है। और किसी भी पार्टी का समर्थक प्रत्याशी को कहीं भी बुला सकता है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रत्याशी हाथ जोड़ करके जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। और वैसे भी उत्तराखंड की अगर स्थिति तिरसा जी आपको पता होगी, साल भर से भाजपा की सरकार निकायों के चुनाव नहीं करा रही थी। निकायों में प्रशासकों के सारे अपनी मनमानी करती। स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, लगातार चर्चाओं में रहा। आप ही के सम्मानित चैनल ने मुझे लगता है दर्जनों बार स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पे चर्चा कराई, नगर निगम के भ्रष्टाचार पे चर्चा कराई। ये ऐसे हठधर्मी लोग हैं, सत्ता के अहंकार में डूबे हुए लोग हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर जनता के हक की लड़ाई लड़ती है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करती है, तो इनसे हजम नहीं होता। आपकी पार्टी है भाई, आप जिसको चाहे स्टार प्रचारक के तौर पे बुलाएं, कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं और निश्चित तौर पर आपको अपने राज्य के नेतृत्व में भरोसा नहीं है, इसीलिए आप केंद्रीय नेताओं को बुला रहे हैं, अन्य प्रदेशों के नेताओं को बुला रहे हैं। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हार से घबराई हुई है और उसको अपने राज्य के नेतृत्व में बिल्कुल भरोसा नहीं है कि निकाय चुनाव में वो उसकी बेतरनी पार करा सकते हैं। क्योंकि निकायों में अगर तिरसा जी आप देख लीजिए, विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम चरमराया हुआ है, नालियां नहीं बनी है, साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, पार्क जीर्ण शीर्ण हालत में है, नए पार्क बनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जनता का आक्रोश है और इसी आक्रोश से घबरा करके निकाय के चुनाव नहीं करा रहे थे। वो तो माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष का दबाव बना, तब बहुत विलंब से निकायों के चुनाव हो रहे हैं। और निकायों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार देख करके, कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहे जन समर्थन को देख के भाजपा बौखला गई है और इसीलिए इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन जनता इनके किसी परपंच में नहीं फंसने वाली। मैं इनको चैलेंज देता हूं, ये बिना ध्रुवीकरण की राजनीति करके दिखाए ना। इनके पास काटो और बांटो के अलावा है क्या भाई? विकास किया होता तो विकास दिखाते ना। आप बताइए ना, विकास के नाम पे वोट मांगते। आपकी सरकार है 8 साल से इस राज्य में, और नगर निगम देहरादून की अगर ये बात कर रहे हैं, यहाँ तो लंबे समय से आप ही के मेयर है। फिर विकास के नाम पे वोट मांगने से क्यों घबरा रहे हैं आप? क्यों जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? और जनता जनार्दन पढ़ी लिखी है इस प्रदेश की राजधानी देहरादून की, भाजपा के किसी भी झूठे प्रपंच में नहीं फंसने वाली। कांग्रेस पार्टी को अपने संघर्ष पे भरोसा है, कांग्रेस के
प्रत्याशी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता की जो सेवा की है पिछले 8 वर्षों में, जनता के हक की जो लड़ाई लड़ी है, हम तो उसके आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब आपके भ्रष्टाचार को जनता के बीच ले जा कांग्रेस रहे हैं। पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड बुला रही है प्रचार प्रसार करने? कांग्रेस पार्टी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? बीजेपी क्योंकि आरोप लगा रही है। परेशानी होगी? नहीं, क्या परेशानी हो गया बताइए ना। इस देश का कोई भी नेता किसी भी राज्य में प्रचार प्रसार के लिए जा सकता है। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का जो है माहौल बना रही है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरे भाई, हम तो अपने राज्य में सभी का स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव में हमारा विश्वास है। और हम कह रहे हैं कि आपको अपने राजनीतिक नेतृत्व पे भरोसा क्यों नहीं? इस राज्य के आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके मंत्री हैं, इसका मतलब आपने काम नहीं किया है और आप इसीलिए दूसरे राज्य के नेताओं को बुलाने पे तुले हुए हैं। आप केंद्रीय मंत्रियों को बुला रहे हैं तो घबराहट साफ है, काम नहीं किया है। नहीं, एक सेकंड शीशपाल जी, आपने कहा कि आपको बीजेपी को अपने खुद के जो प्रदेश का जो नेतृत्व है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों के मंत्रियों या नेताओं को बुला रहे। तो ऐसे तो फिर जब लोकसभा का चुनाव था या कहीं पर विधानसभा का चुनाव होता है तो वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी भी जाते हैं, प्रियंका गांधी भी जाती है। तो क्या कांग्रेस को भी अपने प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? तो फिर तो उनका जाना भी ठीक नहीं हुआ ना शीशपाल जी। नहीं निशा जी, यहाँ पर आप भटक गई हैं। उत्तराखंड में निकाय के चुनाव चल रहे हैं, स्थानीय बॉडी के चुनाव चल रहे हैं। ये कोई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव नहीं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में तो लेकिन शीशपाल जी, चुनाव तो चुनाव है ना, चुनाव तो चुनाव है। और भी कोई चुनाव किसी राज्य में किसी तरह का चुनाव होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं लाती है? सवाल मेरा यही है। निशा जी, नहीं निशा जी, देखिए यहाँ पर आप पक्षपात कर रही हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि ये लोकल स्तर के चुनाव हैं, निकायों के चुनाव हैं, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव नहीं है। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आप अगर पंचायतों के चुनाव में, निकायों के चुनाव में अगर अपने काम के भरोसे वोट नहीं मांग सकते, अपने प्रदेश के नेतृत्व में आपको भरोसा नहीं है, तो इससे ज्यादा निकृष्टता और इससे ज्यादा घबराहट क्या हो सकती है बताइए ना। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, शीशपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो अपने प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं है, कोई काम किए ही नहीं है विकास से जुड़े हुए कि अपने नेतृत्व के जरिए प्रचार प्रसार करे, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। वो तो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश का, राष्ट्र का, बूथ का, मंडल का, जिले का, राष्ट्रीय स्तर का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा नेता है और वो चाहे किसी पद पे बैठा हो, उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले जाने में कहीं से कहीं तक किसी को ना तो आपत्ति होनी चाहिए और ना ही इसमें कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी संवैधानिक कोई रोक है कि नहीं जा सकते। ये हमारा अधिकार है। हम राजनीति करने के लिए आए हैं, हम लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करने आए, अपना संवाद बताने आए हैं, हम अपनी बात बताने आए। अब लोग हमारी बात कितनी मानते हैं नहीं मानते हैं तो आप लोगों पे छोड़िए ना, जनता पे छोड़िए। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने एक बात कही कि जी कोई विकास नहीं किया, जनता का काम नहीं किया, निकाय में लंबे समय से हम बैठे। चलिए मैं एक प्रकार आपकी सारी बात मान लेता हूं। तो भाई आप ये मस्जिद में बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ के डरा क्यों रहे हैं कि भाजपा को, अगर भाजपा जीत गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा? आप इन्हें बताओ ना कि भाई हम विकास करेंगे। आप विकास के नाम पे तो वोट मांग ही नहीं रहे। रविंद्र जी, लेकिन मेरा एक और सवाल है। रविंद्र जी, आप ही ने ये बात कही है तो आप ही की बात से मुझे याद आया, मेरा एक और सवाल है, इस बात में आपत्ति क्या है यदि कांग्रेस प्रत्याशी मस्जिद के बाहर वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय से वोट की अपील नहीं करती? क्या बीजेपी मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं चाहती क्या? नहीं, देखिए मैं इसी बात को दोहराना चाहता हूं। अगर हमारा कोई नेता जाके मंदिर में अपनी आस्था के अनुसार कोई पूजा अर्चना करता है तो ये उसे दिखाते हैं कि देखिए जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। अरे हम तो मंदिर में वोट मांगने थोड़ी ना जा रहे हैं, अपनी आस्था। भाई अगर माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की, माननीय धामी जी की या हमारे अन्य किसी नेता की आस्था है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और वो उसकी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा करने जा रहा है, आप उसे कह रहे हैं वोट मांग रहे हैं और आप तो सीधे खड़े होकर मस्जिद के बाहर गेट पे खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमें वोट दो, भाजपा को वोट ना देना, अगर भाजपा आ गई तो ये कर देगी वो कर देगी। आप उन्हें ये बताओ ना। हमारी आपत्ति सिर्फ इसमें ये है
कि जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय से कांग्रेस के रगों रगों में है, आजादी के बाद से या आजादी से पहले कह लीजिए कि कांग्रेस का निर्माण ही जो हुआ था वो इसी कारण हुआ, इसी उसके लिए हुआ था। इन्होंने एक देश भी बना के दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की ऐसी प्रकाष्ठा थी कि नेहरू जी ने एक देश दे दिया था इनको। तो ये आज तक भी उसी उसमें है। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनका नियम ही यही है। लेकिन जनता को कम से कम इनका ये रवैया बार बार दिखना चाहिए और दिखाते रहना चाहिए। मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करूंगा। देखिए जिस प्रकार से खड़े, अरे भाई आप गेट पे खड़े, आप जनसभा बुला लीजिए ना एक इनकी अल्पसंख्यक कि आपने एक अपना एक वो बना रखा है, उसको बुलाइए, आप अपनी एक सभा करिए। लेकिन आप नमाज वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन आप किसी के धार्मिक स्थल पे खड़े होके उनको ये कह के वोट लें कि अरे भाई देखो या आपको हिंदुओं के खिलाफ वोट करना पड़ेगा, भाजपा एकजुट हो रही है, आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप डरा कर क्यों वोट मांग रहे हैं? आप सीधा कहिए ना हम विकास करेंगे, हम आपके लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे साधन लाएंगे, अच्छे स्कूल लाएंगे, अच्छी व्यवस्था कराएंगे, अच्छे उद्योग लाएंगे। ऐसे बताइए ना, आप डरा क्यों रहे हैं? डराइए ना। चलिए ठीक है शीशपाल जी, रविंद्र जी का कहना है जी। कि डरा धमकाकर जो है मस्जिद के बाहर जब पहुंचे वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए, तो अपने लिए वोट मांगने से ज्यादा तो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, अगर कहीं डराने धमकाने का कोई ऑडियो वीडियो भाजपा के पास है तो उसको जारी करें। डराने धमकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही करती है इस देश के अंदर, और देश की जनता भली भांति जानती है। यार ये तो जिन्ना के मजार पे जाकर के माथा टेकने वाले लोग हैं, वहां पे सजदा करने वाले लोग हैं। ये हमें कम से कम नैतिकता का ज्ञान ना पड़ाए। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की ये कह रहे थे कि इनका धार्मिक स्थलों में जाना का कोई रिवाज नहीं, राहुल गांधी जी विषम परिस्थितियों में केदारनाथ धाम में पैदल चल करके गए, अमरनाथ जी में पैदल चल करके गए। आपके कोई नेता पैदल चल करके अगर केदारनाथ जी गए हो या अमरनाथ जी गए हो तो आप भी बताएं देश को। लेकिन क्योंकि ये केवल सभी सदन में भगवान सारे जीते हैं, ये वोट, ये जो है वोट बैंक के लिए डराने धमकाने की राजनीति करते हैं। और मैंने चैलेंज दे करके कहा है, ये 1 मिनट बिना ध्रुवीकरण की राजनीति के डिबेट नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, इनकी राजनीति नहीं चल सकती। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान में विश्वास रखती है और देश के संविधान ने हर नागरिक को बराबर अधिकार दिए। और अभी देख लीजिए आपके डिबेट में विपक्ष के प्रधानमंत्री को बार-बार टोक रहे, बीच में बोल रहे हैं। मैंने इनके बीच में नहीं बोला, इससे आप रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, आपको बोलने मैं बराबर समय दे रही हूँ दोनों को अपनी अपनी बात रखने का, उनको शीशपाल जी को कहने जो है देशभक्ति का और वोट मांगने का तरीका ना बताएं। भाई देश की जनता आपके चाल चरित्र चेहरे को भली भांति जानती है। जो भ्रष्टाचार भाजपा के शासन में उत्तराखंड में व्याप्त है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग आज उद्यान विभाग में देख लीजिए, सीबीआई जांच चल रही है। विजिलेंस ने कैबिनेट से जांच की अनुमति मांगी, जांच की अनुमति नहीं दी। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि उत्तराखंड का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें 20% और 40% कमीशन के बिना काम हो रहा हो। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने देश की लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि खनन माफिया के जाल में उत्तराखंड फंसा हुआ है और गंगा का सीना बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से चीरा जा रहा है। अरे बेशर्म लोगों, आप पर जनता ने डबल इंजन के नाम पर भरोसा किया, लेकिन आपने जनता के विश्वास को जो है छलने का काम किया। और जिस तरीके से नगर निगम देहरादून में भ्रष्टाचार चरम पर रहा, इसीलिए आपने वर्तमान मेयर का टिकट बदला। अरे भाई अगर इतने साफ सुथरे थे आपके मेयर के कार्यकाल, इतना विकास किया था तो उनको आपने रिपीट क्यों नहीं किया? चेहरा बदलने से आपके पाप नहीं बदलेंगे, आपके पाप नहीं धुलेंगे। और जब जनता इनसे भ्रष्टाचार पे जवाब मांग रही है तो देखिए आप किस प्रकार के जो है आरोप जवाब ले लेते हैं, पे लगा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी आपसे जवाब चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। साथ ही में इससे पहले भी मैंने ये सवाल पूछा था लेकिन शायद आपने इसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि
हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अतिथि देवो भव, वो आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बीजेपी का अपना बनाया हुआ एजेंडा है, दिमाग में अपने खुद के ख्याल है बीजेपी के कि इस बात से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। नहीं, देखिए, अभी आपके सामने इन्होंने कहा कि यहाँ के प्रदेश के नेताओं पे भरोसा नहीं है जो योगी जी को बुला रहे हैं। मैंने पहले भी जवाब दिया था, भाई हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे जिले के नेता, हमारे मंडल के नेता, बार बार डिबेट को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं अपने एजेंडे पे, लेकिन जनता आपका चाल चरित्र चेहरा अच्छी तरह समझ चुकी है। भाई विकास पे बात नहीं करेंगे, अपने भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे। शीशपाल जी, रविंद्र जी को बोलने दीजिए। जब आप कह रहे थे तो उनको भी मैंने रुकने को कहा था। रविंद्र जी कहिए। देखिए, चुनाव हमारे लिए एक हमारे कार्यकर्ताओं को एक सीखने का और एक कार्यकर्ताओं को निर्माण करने का सबसे बड़ा उत्सव होता है, और हम इसको बड़े सीरियसली अपने चुनाव को हम लड़ते हैं। हम कांग्रेस की तरह टाइम पास नहीं लड़ते, फिर बाद में मशीनों का दोष देते हैं। चलिए, आपकी तो नहीं दे पाएंगे, बैलेट से वोटिंग हो रही है, आपकी तो ये भी अधिकार आपकी छीन लिया जाएगा इनसे। कि देखिए, हमारा चुनाव हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या राज्य स्तर के नेता हो, जो भी जहां भी जिसकी उपयोगिता होती है उसको हम लेकर आते हैं। आज इनके पास सिवाय हमारी बुराई करने के अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि इनके पास इस स्तर का कोई नेता ही नहीं है। और अगर है तो वह आना नहीं चाहता, वह काम नहीं करना। मैं कब रोका है? आप बुला लीजिए ना राहुल गांधी जी को, आप प्रियंका गांधी जी को बुला लीजिए, आप रॉबर्ट वड्रा को बुला लीजिए, आप सोनिया गांधी जी को बुला लीजिए। आपके पास तो सारे स्तर के नेता है, क्योंकि परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। आप बुला लीजिए। रविंद्र जी, लेकिन उनका सवाल ये है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। विकास के काम जो है वो तो आप बता ही नहीं रहे, उनके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। वो कह रहे भ्रष्टाचार जो हुआ बीजेपी के शासन में, उसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, आप मुंह से आप भ्रष्टाचार कह लीजिए, एक संविधान ने हमें अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, आप कह दीजिए। आप भ्रष्टाचार कह लीजिए, कुछ भी आपके पास है कोई ठोस सबूत, आप चैनल पे रखिए ना। आप ऐसे चैनल पे बैठे हैं जिसे प्रदेश की जनता देखती है, आप लगाइए। उनने कहा देखिए जी, ये फला आदमी का भ्रष्टाचार है। आप कोर्ट में जाइए। आप, मुझे अच्छे से याद है 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेके। जब इन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते, देखिए, अब भाग्य राज्य के मुद्दों से सीधा राज्य के मुद्दों पे जवाब नहीं है इनके पास। कोर्ट में जा घोटाला जो दिल्ली का खेल हुआ था, अरे भाई, स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? नगर निगम के भ्रष्टाचार पे, सहकारिता के भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारों की नौकरी बेचने के भ्रष्टाचार पे, इस पे जवाब दीजिए ना कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के पीठ में खंजर किसने घोंपा, किसने बेरोजगारों के भविष्य को चौपट करने का काम किया? उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला किसने किया? शीशपाल जी, समय कम है। शीशपाल जी, समय इतनी ही इजाजत देता है। रविंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दे। इतना ही है हमारे पास, और समय नहीं है। और आगे रविंद्र जी को बात पूरी करने दो और मैं जवाब न दूं, ऐसे कैसे होगा? मैंने आप दोनों को बराबर समय दिया है अपनी बातों का पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बराबर समय दिया गया है आप दोनों को। अखंड भ्रष्टाचार में ये राज्य सरकार है, इसके भ्रष्टाचार की पोलपट के हम रात दिन खोल रहे हैं। सीबीआई जांच चल रही है, नहीं चल रही उद्यान घोटाले में, आप बताएं। और उद्यान मंत्री पर विजिलेंस ने जांच की अनुमति मांगी है, नहीं मांगी? रविंद्र जी, शीशपाल जी, समय का अभाव है, इससे ज्यादा चर्चा और आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैंने आप दोनों मेहमानों को बराबर समय दिया है अपनी अपनी बात रखने का। समय इतना ही है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।